हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होम साइंस अड्डा पर। साथियों, हम सभी शिल्पी पब्लिकेशन की श्रृंखला में 2016 के प्रश्न पत्र, जो टीजीटी का प्रश्न पत्र है, उसे हल कर रहे हैं। कल हमने 24 क्वेश्चन तक हल कर लिया था, 25वां रह गया था। आज इसे हम हल करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्न से। 25 नंबर प्रश्न है, आदिवासी क्षेत्रों से संबंधित एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है, कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए डीपी, ऑप्शन नंबर बी टीडीपी, ऑप्शन नंबर सी ओआरटी, ऑप्शन नंबर डी पीएचसी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी टीडीपी। टीडीपी का फुल फॉर्म क्या होगा? टीडीपी का फुल फॉर्म जो है वो है जनजातीय विकास योजना। जनजातीय विकास योजना। ये योजना चलाई गई थी आदिवासी लोगों के लिए। आदिवासी जो आदिवासी लोग थे, जो जंगलों में रहते हैं, उनके लिए कुछ योजनाएं सरकार द्वारा चलाई गई। उनमें से एक ये भी है, और यह एक उप योजना के तहत चलाई गई, जिसमें जनजातियों को एकीकृत ढंग से सर्वांगीण विकास करना, जनजातियों को सुरक्षा एवं हर तरह के शोषण से मुक्ति दिलाना था। इसका उद्देश्य जनजातियों को हर तरह की सुरक्षा देना और उन्हें हर प्रकार के शोषण से मुक्त कराना था। जैसे हम लोग जानते हैं ना, मवेशी लोग होते हैं, सॉरी, ये उमावादी लोग कहा जाता है, जिनको नक्सलाइट कहते हैं। तो ऐसी विचारधारा जब वो लोग तब उत्पन्न होती है जनजातियों में, जब उन्हें अपनी सुरक्षा का अभाव हो जाता है या उनका शोषण होता है। अक्सर हमने मूवीज वगैरह में देख रखा है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की चर्चा करें। अगला प्रश्न है, एंटी बेरी फैक्टर कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए विटामिन B2, ऑप्शन नंबर बी है विटामिन B5, ऑप्शन नंबर सी विटामिन B1, ऑप्शन नंबर डी विटामिन B6। अब एंटी बेरी फैक्टर की बात कर रहे हैं, तो जो थायमीन होता है, हमारा थायमीन जो है, थायमीन को एंटी बेरी या एंटी न्यूरोटिक विटामिन कहते हैं। इस विटामिन का जो संचय होता है वो मुख्य रूप से हमारी रेखित पेशियों, यकृत में, हृदय में, वृक्क में तथा तंत्रिका तंत्र में टीपीपी के रूप में होता है। और टीपीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? थायमीन पायरोफॉस्फेट। यानी जो ये थायमीन होती है, ये हमारी यकृत, वृक्क, हृदय और तंत्रिका तंत्र में थायमीन पायरोफॉस्फेट के रूप में, जिसे हम टीपीपी कह रहे हैं, जिसे हम टीपीपी कह रहे हैं, इसी रूप में संचित होता है। और ग्लूकोज के चयापचय के लिए थायमीन, जिसे हम विटामिन B1 कहते हैं, ये अनिवार्य होता है। अगर ये नहीं होगा तो ग्लूकोज का चयापचय संभव नहीं है। बेरी जो होता है, इसमें हृदय का आकार बढ़ जाता है, इसके लक्षण है, मतलब ये धड़कनें तेज हो जाती हैं, नाड़ी संस्था प्रभावित हो जाती है। ठीक है, ये होते हैं इसके लक्षण। आइए अगले प्रश्न में चर्चा करें। अगला प्रश्न है, आरंभ के 2 दिन माँ के स्तन से निकलने वाला गाढ़ा पीला दूध कहलाता है। तो ये हम सभी जानते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए प्रोलैक्टिन, ऑप्शन नंबर बी है थायरॉक्सिन, ऑप्शन नंबर सी है कार्टिजोन, ऑप्शन नंबर डी है कोलेस्ट्रॉम। तो हम सभी जानते हैं, जो माँ का पहला गाढ़ा पीला दूध होता है, जो 2 से 3 दिनों तक स्रावित होता है, उसे कहते हैं कोलेस्ट्रॉम। उसे क्या कहते हैं? कोलेस्ट्रम कहते हैं उसे। इसमें क्या होता है कि कोलेस्ट्रम में एक लैक्टोफेरिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, जो की मात्रा एक अच्छी खासी मात्रा उसमें होती है दूध में, लैक्टोफेरिन की। कोलेस्ट्रम में लैक्टोफेरिन प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। इससे एंटी इन्फेक्टिव प्रोटीन भी कहते हैं, इसे एंटी इन्फेक्टिव प्रोटीन कहते हैं, यानी संक्रमण रोधी प्रोटीन, संक्रमण रोधी प्रोटीन इसे कहते हैं। ठीक है, जो क्या कहता है, शरीर में उत्पन्न होने वाले बैक्टीरिया की वृद्धि को रोकता है। ठीक, आइए अगले प्रश्न की चर्चा करें। अगला प्रश्न है, किस अवस्था में विटामिन ए की आवश्यकता न्यूनतम होती है? किस अवस्था में विटामिन ए की आवश्यकता जो होती है न्यूनतम होती है? ऑप्शन नंबर ए पूर्व विद्यालय अवस्था, ऑप्शन नंबर बी बाल्यावस्था, ऑप्शन नंबर सी किशोरावस्था, ऑप्शन नंबर डी है वृद्धावस्था। विद्यालय पूर्व के बच्चों में विटामिन ए की मात्रा न्यूनतम मात्रा दी जाती है। जब बच्चा स्कूल नहीं जाता है, जब माँ के बगैर में होता है तो मिलता ही है उसको माँ के द्वारा, लेकिन जब बड़ा होता है तो धीरे धीरे उसको बाहर से भी जरूरत पड़ती है। लेकिन तब उनको उनके शरीर और उम्र के अनुसार
उनको थोड़ी थोड़ी मात्रा दी जाती है, लेकिन जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे इसकी मात्रा में वृद्धि भी होती है। अब तो सरकार द्वारा बहुत सारे खुराक बनाए गए हैं, मतलब इस तरह से कि विटामिन ए की खुराक अलग से दी जाती है बच्चों को, जैसे पोलियो वगैरह की देते हैं ना, ऐसे टैबलेट में या सिरप में भी उपलब्ध होती है। विटामिन ए रोग प्रतिरोधक विटामिन है, जिसे हम प्रतिरक्षक विटामिन कहते हैं, यानी इम्यूनिटी बढ़ाने वाला विटामिन कहते हैं। और इसकी कमी से विशेष रूप से हम आंखों के रोग को देखते हैं। हालांकि बहुत सारे रोग होते हैं, लेकिन इसमें विशेष रूप से हम आंखें हमारी प्रभावित होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, आईसीएमआर के अनुसार विटामिन डी की दैनिक मात्रा एक गर्भवती महिला के लिए होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है 10 माइक्रोग्राम या 400 IU। ऑप्शन नंबर बी है 5 माइक्रोग्राम या 200 IU। ऑप्शन नंबर सी है 2 माइक्रोग्राम या 80 IU। ऑप्शन नंबर डी है 4 माइक्रोग्राम या 160 IU। देखिए 2016 की परीक्षा का पेपर है, उस हिसाब से ये RDA 2010 के मानक के अनुसार इसमें उत्तर दिया गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। लेकिन यही पूछे कि RDA 2020 के हिसाब से क्या सही होगा, तो यहाँ पर 600 IU, यानी IU क्या है, इंटरनेशनल यूनिट है, मानक इकाई है, ठीक है, इतना होता है। और जो 2020 यानी कि RDA 2020 के अनुसार एक नॉर्मल वुमेन, एक प्रेग्नेंट वुमेन और एक लैक्टेटिंग वुमेन के लिए बराबर मात्रा रखी गई है, दैनिक मात्रा विटामिन डी की 600 IU। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रोटीन के चयापचय का मुख्य पदार्थ होता है। प्रोटीन के चयापचय का मुख्य पदार्थ होता है। ऑप्शन नंबर ए आयोडीन, ऑप्शन नंबर बी यूरिया, ऑप्शन नंबर सी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर डी ग्लाइकोजन। देखिए हम सभी जानते हैं कि जो प्रोटीन होता है हमारा, वो अमीनो अम्लों से मिलकर बना होता है, और अमीनो अम्ल ही टूटकर जो है लास्ट में यूरिया में बदलते हैं, और यूरिया ही क्या होता है, हमारे यूरिन के थ्रू बॉडी से पास आउट हो जाता है, तो इसका मुख्य पदार्थ क्या बनता है, यूरिया। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर में कितने खनिज लवणों की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर ए है 18, ऑप्शन नंबर बी है 22, ऑप्शन नंबर सी है 20, ऑप्शन नंबर सी डी होना चाहिए था, यहाँ सी टाइप हुआ है 24। तो खनिज लवण एक अकार्बनिक तत्व होते हैं जो शरीर के वजन का या कुल भोज्य पदार्थ का महज 4% हिस्सा होते हैं, ठीक है, और हमारे शरीर को 24 खनिज लवणों की विशेष आवश्यकता होती है, जिसकी पूर्ति भोज्य पदार्थों के द्वारा की जाती है, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की चर्चा करें। निम्न में से किस तंतु में पानी सोखने की क्षमता का अभाव होता है। ऑप्शन नंबर ए सिल्क, ऑप्शन नंबर बी ऊन जिसे हम वूल कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी है सूती यानी कॉटन, ऑप्शन नंबर डी है नायलॉन। तो हम सभी जान रहे हैं कि सिल्क, वूल और ये सूती, ये तीनों क्या है, प्राकृतिक जगत के हैं। इनकी अवशोषण क्षमता भी इनमें होती है, कम या ज्यादा होती ही है, लेकिन होती है। लेकिन अवशोषण क्षमता का अभाव होता है तो किसमें होता है, नायलॉन में। क्यों? क्योंकि ये कृत्रिम रेशा है, एक सिंथेटिक फाइबर है, और इसे हम क्या कहते हैं, 20वीं शताब्दी का चमत्कार कहते हैं। धो पहनो इसी को कहा जाता है ना, इसी रेशे को धो पहनो भी कहा जाता है। मतलब इसी से हम खिलाड़ियों के कपड़े भी बनाते हैं, जो पहनने में आरामदायक होते हैं, जल्दी धुलते मतलब पसीने में जल्दी सूखता है, जल्दी छोड़ देता है। आइए अगले प्रश्न की चर्चा करें। अंडे से कीड़ा बनने तक की अवस्था का कौन सा क्रम सही है। ऑप्शन नंबर ए अंडा, प्यूपा, लार्वा, कीड़ा, ऑप्शन नंबर बी अंडा, लार्वा, प्यूपा, कीड़ा, ऑप्शन नंबर सी प्यूपा, लार्वा, अंडा, कीड़ा, ऑप्शन नंबर डी अंडा, लार्वा, प्यूपा। देखते हैं दोस्तों, ये जो प्रक्रिया बताई गई है ये अंडे से कीड़े बनने तक की बात कर रहा है, यानी कि रेशम उत्पादन की बात कर रहा है कि रेशम का उत्पादन होता कैसे है। तो इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा कि पहले आता है अंडा, जिसे हम एग कहते हैं, ठीक। एग के बाद में क्या बनता है, फिर आता है लार्वा, लार्वा आता है। लार्वा के बाद में क्या आता है, लार्वा के बाद होता है प्यूपा का निर्माण, प्यूपा। उसके बाद होता है मोथ यानी कीड़ा, मोथ का निर्माण हो जाता है। पहले क्या होता है अंडा, फिर लार्वा, प्यूपा, फिर कीड़ा, कीड़ा नहीं क्या, मोथ। रेशम हम सभी जानते हैं, ये तो रेशम प्राप्ति की जो है अवस्थाएं हो गई या क्रम हो गया। जो ये कीड़ा होता है ये कैटरपिलर प्रजाति का होता है, जैसे तितली होती है उसी प्रजाति का ये कीड़ा होता है, जिसे हम बॉम्बेक्स मोरी के नाम से जानते हैं। इसका जीवन काल 2 से 3 महीने तक का होता है।
और बॉम्बिक्स मोरी के मुख से जो स्रावित होने वाला जो लार है, जिससे रेशम के धागे लपेटते हैं, जो बनते हैं, वो होता है, उसमें सेरेसिन नामक गोंद होता है। जो चिपचिपापन होता है वो सेरेसिन के कारण होता है, और उसमें फाइब्रिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। उसके रेशे में फाइब्रिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, इसीलिए कहते हैं कि रेशम एक प्रोटीन रेशा है। और इस कीड़े पर जो आवरण लपेट लेता है, जैसे ये कीड़ा होता है, ये अपने आप को जब जो अपना लार होता है उसी को अपने शरीर पे लपेट लपेट के ऐसा बना लेता है, ऐसा बना लेता है। अभी हम आपको पिक्चर भी दिखा देंगे। तो उससे क्या होता है, ये देखने में जो बनता है, जो अपने आप कीड़ा अपने ऊपर जो रेशे को लपेट लेता है, वही वो कहलाता है हमारा क्या, कोकून। कोकून, यही कोकून कहलाता है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की चर्चा करें। अगला प्रश्न है, किसको कृत्रिम रेशम भी कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए रेयान को, ऑप्शन नंबर बी नायलॉन को, ऑप्शन नंबर सी डेक्रान को, ऑप्शन नंबर डी आरलान को। तीन तो इसमें कृत्रिम तो सभी हैं, लेकिन इसमें से तीन ऐसे हैं जो रासायनिक रेशे हैं, पूर्णतः संश्लेषित रासायनिक रेशे हैं। एक है जो अर्ध संश्लेषित है, और वो कौन सा है? रेयॉन है। रेयॉन को ही हम कृत्रिम रेशम कहते हैं, जिसके जनक हम काउंट हिलेरी डी चार्डोनेट को मानते हैं। इन्होंने ही रेयान का निर्माण किया। इसके निर्माण का उद्देश्य क्या था? ये देखिए, इसके निर्माण का मुख्य जो उद्देश्य था वो था कि सिल्क की मांग को कम करना। सिल्क की मांग को कम करना था। कारण सिल्क देखिए, हम जानते हैं कि विलासितापूर्ण होता है भाई, बहुत महंगा होता है, बहुत उसमें समय भी लगता है। तो हर वर्ग का व्यक्ति सिल्क को खरीद नहीं पा रहा था। तो इन्होंने क्या किया, काउंट हिलेरी डी चार्डोनेट महोदय ने, इन्होंने जब बनाया तो उससे क्या किया कि इसमें भाई 50% इन्होंने सेलुलोज लिया और 50% ले लिया क्या, रासायन मिला दिया। रासायन मिला, इसके बाद इन्होंने जो बनाया वो रेशा जब बन के निकला, जब सूती और केमिकल से मिलकर जब वो रेशा बना, तो ऐसा बना मानो कोई चमकदार रेशा हो, जैसे कि सिल्क का रेशा होता है। ठीक है, इसे 19वीं शताब्दी का चमत्कार कहते हैं। रेयान को कहते हैं 19वीं शताब्दी का चमत्कार, वहीं नायलॉन को कहते हैं 20वीं शताब्दी का चमत्कार। ठीक है, और ये अर्ध संश्लेषित मानव निर्मित रेशा है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की चर्चा करें। अगला प्रश्न है, कौन सा जानवर ऊन प्राप्ति का स्रोत नहीं है? ऑप्शन नंबर ए भेड़, ऑप्शन नंबर बी ऊंट, ऑप्शन नंबर सी हिरन, ऑप्शन नंबर डी बकरी। हम सभी जानते हैं कि ऊंट से भी हमको ऊन मिलता है, भेड़ से भी मिलता है, बकरी से भी मिलता है। लेकिन बात करें हिरन की, तो हिरन से हमें ऊन की प्राप्ति नहीं होती। कहीं कहीं लिखा मिलता है कि हाँ मिलता है, लेकिन इससे अच्छा स्रोत नहीं मिलता है। मिलता है तो बहुत रद्दी, मतलब घटिया क्वालिटी का मिलता है। ठीक है, इसके बदले में हम और जो जानवर है, जैसे हमारा एक आता है खरगोश, खरगोश से भी हम प्राप्त करते हैं। तो खरगोश के जो बाल होते हैं, अंगोरा खरगोश होता है, अंगोरा बकरी भी होती है। अंगोरा बकरी के बाल को हम मोहेर कहते हैं, और जबकि वहीं जो खरगोश होता है, अंगोरा खरगोश, उसके बाल के कपड़ों से, उसके बाल से जो हम रेशे बनाते हैं, उससे हम छोटे बच्चों के कपड़े बनाते हैं, जो क्योंकि वो रेशे छोटे छोटे होते हैं और उनसे वो बहुत ही नरम और मुलायम बनते हैं, जो छोटे बच्चों के लिए अच्छे होते हैं। आइए अगले प्रश्न की चर्चा करें। अगला प्रश्न है, कपास तंतु अनुप्रस्थ काट में दिखाई देते हैं, कैसे दिखाई देते हैं भाई? ऑप्शन नंबर ए गोलाकार, ऑप्शन नंबर बी आयताकार, ऑप्शन नंबर सी है चौड़ा, ऑप्शन नंबर डी है लंबा। तो बात करें ये अनुपस्थ काट की, उससे पहले बता देते हैं कि एक होता है परीक्षण होता है। कौन सा परीक्षण होता है? अणुवीक्षणीय अणुवीक्षणीय परीक्षण होता है। इसी को हम माइक्रोस्कोपिक टेस्ट भी कहते हैं, सूक्ष्मदर्शी परीक्षण भी कहते हैं। इसी का उपयोग करके हम किसी भी रेशे की भौतिक संरचना को पहचान सकते हैं। इसमें मानव निर्मित रेशों की अपेक्षा प्राकृतिक रेशों के लिए इसका प्रयोग अधिक किया जाता है। यानी प्राकृतिक रेशों की हम जो अनुप्रस्थ काट हुई, अनुदैर्ध्य काट हुई, इसको देखने के लिए इसका प्रयोग हम अधिक करते हैं। अब बात करें इसकी, तो इसको जो है इसी परीक्षण के द्वारा दो तरह से मतलब रेशे को काटा जाता है। एक होता है अनुदैर्ध्य और एक होता है अनुप्रस्थ। अनुदैर्ध्य लॉन्गिट्यूडनल और अनुप्रस्थ क्रॉस सेक्शनल जो देखने को मिलता है। तो जो ये हमसे पूछा है कि अनुप्रस्थ काट पूछ रहा है, तो कपास की अगर हम बात कर रहे हैं, तो कपास में ये सेम जैसी संरचना कुछ ऐसी मिलती है देखने को हमको। ये कुछ ऐसी सेम जैसी संरचना मिलती है अनुप्रस्थ काट की, जिससे हम यहाँ पे इसके डी ऑप्शन को राइट मानेंगे, लंबा। और अनुदैर्ध्य की बात करें तो अनुदैर्ध्य जो होता है, ये फीते जैसी संरचना इसकी होती है।
ठीक, क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। आइए अगले प्रश्न की चर्चा करें। कपास उत्पादन में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाला देश कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए भारत, ऑप्शन नंबर बी अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी यूएसए, ऑप्शन नंबर डी चीन। कपास की बात करें तो भारत कपास का जन्मदाता देश है, हम सभी जानते हैं। और कपास को इंग्लिश में हम कॉटन कहते हैं, जो अरबी भाषा का शब्द होता है और जिसका अर्थ है जीते हुए प्रदेश में पाए जाने वाला पौधा। ठीक है। मैक्सिको और यूएसए में कपास के लिए सबसे उपयुक्त जलवायु होती है, जहाँ के कपास के जो रेशे होते हैं वो लंबे लंबे होते हैं भारत की अपेक्षा। वर्तमान समय में चीन उत्पादन में प्रथम स्थान पे है और भारत दूसरे पे है, अमेरिका तीसरे स्थान पे है। ठीक है। और उस समय 2016 का यह प्रश्न पत्र है, 2016 में ये प्रश्न पत्र आया हुआ है, उस हिसाब से इसमें ऑप्शन नंबर ए को सही माना गया है। लेकिन आज वर्तमान की दृष्टि से पूछेगा तो चाइना होगा। ठीक है। आज की दृष्टि से पूछेगा तो चाइना होगा, ये 2016 की दृष्टि से पूछा हुआ है। ठीक। और 7 अक्टूबर को हम विश्व कपास दिवस मनाते हैं। वर्ल्ड कॉटन डे मनाया जाता है 7 अक्टूबर को। ठीक। अगले प्रश्न की चर्चा करें। कौन स्वनिर्मित रेशम नहीं है? ऑप्शन नंबर ए मूंगा रेशम, ऑप्शन नंबर बी लपेटा रेशम, ऑप्शन नंबर सी कटा हुआ रेशम, ऑप्शन नंबर डी अरंडी रेशम। ये प्रश्न तो यहाँ विवादित में हुआ रहा होगा, लेकिन इन्होंने एक को आंसर माना है, हम बता दे रहे हैं। इन्होंने आंसर माना है बी को, लेकिन मेरे हिसाब से तो यहाँ दो दो हो रहे हैं। अब बता दें कैसे। कपास का जो उत्पादन होता है वो दो रूप से होता है, एक होता है स्वनिर्मित, एक होता है उत्पादित। एक स्वनिर्मित, एक होता है उत्पादित। उत्पादित के अंतर्गत आता है लपेटा हुआ रेशम और कटा हुआ रेशम। ठीक है। अब इसमें पूछ रहा है कि स्वनिर्मित रेशम नहीं है, तो भाई यहाँ दो नहीं है, लेकिन यहाँ सही उत्तर माना गया है सिर्फ एक हो। लेकिन आप देखते रहिएगा, हो सकता है बाद में इसमें कॉमन नंबर दिए गए होंगे, ऐसा कुछ प्रावधान हुआ रहा होगा। और स्वनिर्मित रेशम में आता है मूंगा रेशम, अरंडी, और एक और आता है जिसे हम कहते हैं टसर। टसर हम जानते हैं ओक और बबूल के पौधों पर, पेड़ पर ये उगाए जाते हैं। मूंगा भी बबूल के पेड़ पर उगाया जाता है। अरंडी तो हम जानते हैं अरंडी के वृक्ष पर उगाया जाता है। अरंडी जो होता है वह स्वनिर्मित में सबसे अच्छा, अपेक्षाकृत तो दोनों से अच्छा जो है रेशम होता है। लपेटा रेशम जो होता है ये अच्छा होता है उत्पादित में, ये लंबे रेशे होते हैं इसके, और प्यूपा की अवस्था में ही ये प्राप्त कर लिया जाता है। ठीक है। आइए अगले प्रश्न की चर्चा करें। भारत में सर्वोच्च सिल्क उत्पादन का क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक और जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर बी कोलकाता, ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद, ऑप्शन नंबर डी चेन्नई। हम सभी जानते हैं कि सिल्क का जो जन्मभूमि है, क्या बोलते हैं, लैंड ऑफ मदर, ये मदरलैंड कौन सा है सिल्क का? तो वो है चीन। चाइना में ही इसका जो है जन्म हुआ है सिल्क का। अपने भारत में इसकी बात करें तो इसे रेशम को जो है सहतूत के वृक्ष पे हम लोग इसकी पत्तियां, रेशम के कीड़े खाते हैं, जिसे हम बॉम्बेक्स मोरी कहते हैं। उन्हीं की पत्तियों को खाकर ये बड़े होते हैं और पलते हैं, और इस उत्पादन को हम सेरिकल्चर कहते हैं। ठीक है। उत्पादन, भारत में उत्पादन की बात कर रहा है तो भारत में उत्पादन में पहला स्थान है कर्नाटक का। ठीक है। कर्नाटक और जम्मू कश्मीर को यहाँ सही भी माना गया है। कर्नाटक वर्तमान समय में, कर्नाटक, इसके बाद है आंध्र प्रदेश, और लास्ट है मैसूर। इन 3 स्थानों पर सर्वोच्च उत्पादन हो रहा है, जिसमें पहला स्थान पे है हमारा कर्नाटक। ठीक। आइए अगले प्रश्न की चर्चा करें। 40 नंबर प्रश्न है, मैरिनो ऊन कहाँ सबसे अच्छा पाया जाता है? कहाँ सबसे अच्छा पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए यूरोप, ऑप्शन नंबर बी जापान, ऑप्शन नंबर सी चीन, ऑप्शन नंबर डी भारत। तो मैरिनो ऊन की बात करें तो मैरिनो ऊन सबसे अच्छी ऊन मानी जाती है, जिसे यूरोप की मैरिनो ऊन की भेड़ की खाल से प्राप्त किया जाता है। ठीक है। यूरोप की मैरिनो भेड़ जो होती है उसी की खाल से इसे प्राप्त किया जाता है। और ऊंट से जो है वैक्यूना नाम का एक ऊंट होता है, जिससे सबसे अच्छा और महंगा बताया जाता है, जिससे मिन कोट बनता है। क्या बनता है? मिन कोट। ये सबसे महंगी कोट होती है। 41 नंबर प्रश्न है, ये तंतु लंबे अविरल होते हैं और मीटर में मापे जाते हैं। कौन से हैं? ऑप्शन नंबर ए रेशा, ऑप्शन नंबर बी तंतु रेशा, ऑप्शन नंबर सी एस ट्विस्ट, ऑप्शन नंबर डी जेड ट्विस्ट। इसका सही उत्तर होगा तंतु रेशा।
ये लंबे, अविरल होते हैं और मीटर में मापे जाते हैं। अगला प्रश्न है, कॉट्स वूल किसको मिलाकर तैयार किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए कच्चा ऊन, ऑप्शन नंबर बी कपास तथा धागा, ऑप्शन नंबर सी सूती तथा ऊनी, ऑप्शन नंबर डी केवल ऊन। कास्ट वूल जैसा कि नाम से देख रहे हैं, कास्ट प्लस वूल यानी कॉटन और ऊन को मिलाकर जो तैयार किया जाता है, ऐसे धागे को हम क्या कहते हैं? ऐसे धागों को हम कास्ट वूल के नाम से जानते हैं। इनसे बने जो कपड़े होते हैं वो कपास से बने कपड़ों की अपेक्षा ज्यादा गर्म, लचीले, टिकाऊ होते हैं। इन पर सिकुड़न भी नहीं आती है, कम आती है, और बार बार पहनने और धोने में ये सहज भी होते हैं। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, वस्त्रों को चिकना करना कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए कैलेंडरिंग, ऑप्शन नंबर बी सल्फोराइजिंग, ऑप्शन नंबर सी टेंडरिंग, ऑप्शन नंबर डी क्रेपिंग। तो वस्त्रों को चिकना करना क्या कहलाता है? वस्त्रों को चिकना करने से आशय वस्त्र की जो सतह होती है उस पर चमक लाने से है। ठीक है, वस्त्र की जो सलवटें होती हैं वो एक विधि से दूर की जाती हैं जिसे कहा जाता है कैलेंडरिंग। ठीक है, उसे कहा जाता है कैलेंडरिंग। क्या कहते हैं? कैलेंडरिंग। कैलेंडरिंग की विधि से वस्त्र की जो सतह पर सिलवटें होती हैं उन्हें दूर करके उन्हें चमकदार और चिकना बनाया जाता है। ये एक प्रकार से प्रेस करने की प्रौद्योगिकी विधि है, यानी कि यह विधि हमें कारखानों में देखने को मिलती है। जो बड़ी बड़ी लूम होते हैं वहां पर ये प्रक्रिया की जाती है जिससे वस्त्रों पर एक चमक आ जाती है, जिससे इसमें वस्त्र को रोलरों के बीच से गुजारा जाता है। आइए अगले प्रश्न की चर्चा करें। अगला प्रश्न है, वाट रंजक का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए इंडिगो, ऑप्शन नंबर बी हल्दी, ऑप्शन नंबर सी काला नमक, ऑप्शन नंबर डी नमक। तो यहाँ पहली बात तो काला नमक और नमक का कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ रंजक की बात कर रहा है, रंगने से बात कर रहा है, रंग से मतलब है यहाँ पे। और वाट रंजक की बात करें तो हम इससे पहले भी 2021 वाले प्रश्न में हल कर चुके हैं कि ये क्या होता है। एक रासायनिक रंग विधि है, रासायनिक विधि है। अब इसमें से हल्दी तो हम जान रहे हैं कि ये प्राकृतिक है, तो बच क्या रहा है? इंडिगो। इंडिगो जो होता है ये पक्के एवं टिकाऊ होते हैं। कपड़े के धोने, सुखाने, ब्लीच करने से इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इंडिगो सबसे पहला और प्रसिद्ध व्हाइट रंग है जिसकी खोज 1889 में की गई थी। ठीक है, 1889 में इंडिगो की खोज की गई थी और डेनियम के कपड़ों पर इसी व्हाइट रंग की परत को चढ़ाया जाता है। ठीक है, डेनियम के कपड़े को व्हाइट रंग से ही रंगा जाता है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक स्टार्च पाया जाता है किसमें पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए अरारोट, ऑप्शन नंबर बी चावल, ऑप्शन नंबर सी है रीठा, ऑप्शन नंबर डी है आलू। स्टार्च है क्या? आप ये जान लीजिए। स्टार्च जो होता है वो जड़, कंद, फलों में मौजूद रहता है। कार्बोहाइड्रेट का ही रूप है, आप ये जान रहे हैं, जो ठंडे पानी में अघुलनशील होता है। स्टार्च जो होता है वो ठंडे पानी में अघुलनशील होता है और गर्म पानी में घुल जाता है। ठीक, और सबसे ज्यादा स्टार्च जो पाया जाता है वो पाया जाता है मक्के में। मक्के में पाया जाता है सबसे ज्यादा स्टार्च, मक्के में। मक्का यहाँ ऑप्शन में है नहीं, तो स्टार्च उसके अलावा और कहाँ कहाँ पाया जाता है? मटर में पाया जाता है, मक्का जान ही रहे, अरारोट में भी पाया जाता है, कच्चे केले में पाया जाता है, जड़ वाली सब्जियों में पाया जाता है। यहाँ पूछा है सर्वाधिक स्टार्च, तो होता है फिर अरारोट में। अरारोट जो है एक प्रकार का फल होता है, जो है आई थिंक कंद फल ऐसा कुछ है, उसी में से ये जो है अरारोट उत्पादित किया जाता है। जैसे हम लोग देखते हैं कॉर्नफ्लोर को, वैसे ही अरारोट भी होता है। अगला प्रश्न है, रेयान वस्त्रों के धब्बों को छुड़ाने के लिए प्रयोग करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए रासायनिक, ऑप्शन नंबर बी भौतिक, ऑप्शन नंबर सी प्राकृतिक, ऑप्शन नंबर डी है साबुन। रेयान रेशे के धब्बों, रेयान वस्त्रों के धब्बों को छुड़ाने के लिए हम क्या करते हैं, ये पूछ रहा है। तो रेयान जो होता है वो सापेक्षिक रूप से कमजोर होता है। हम जानते हैं कि ये कमजोर होता है, गीली अवस्था में इसकी मजबूती कम हो जाती है और ड्राई क्लीनिंग विलायकों तथा दाग धब्बे हटाने वाले अभिकर्मकों को ये सह सकता है। इस पर जो है इनका जो है प्रभाव नहीं पड़ता, अतः इसमें हम ये कह सकते हैं कि इस पर हम रासायनिक प्रक्रिया करेंगे। दाग धब्बों को छुड़ाने के लिए प्रयोग करना चाहिए किसका? रासायनिक विधि का, क्योंकि प्राकृतिक से ये निकलेंगे नहीं। भिगो के भाई उसमें रखना पड़ेगा, तो भिगोने से फिर क्या होगी? उसकी मजबूती कम हो जाएगी। अगला प्रश्न है, परिसज्जा का उद्देश्य है? क्या उद्देश्य है? परिसज्जा क्यों जाती है भाई? परिसज्जा की बात कर रहा है तो कोई भी ऑप्शन आप देख ही रहे हैं, कोई भी प्रक्रिया, मैं परिसज्जा के बारे में बता रही हूँ कि परिसज्जा क्या है। कोई भी प्रक्रिया जो वस्त्र के गुण
या उसके अंतिम प्रयोग या उपयोग में सुधार लाने के लिए की जाती है, वही उसकी परिसज्जा कहलाती है। इसका उद्देश्य कपड़ों की उपयोगिता को बढ़ाना है, उसको आकर्षक बनाना है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। उसकी उपयोगिता को बढ़ाना है, उसकी आकर्षण को बढ़ाना है, बढ़ाना है और उसे अधिक टिकाऊ बनाना है, उसमें विविधता लाना है। जैसे हम लोग क्या होता है, एक प्लेन कपड़ा कोई भी बना लेते हैं, फिर क्या कहते हैं उसमें कुछ प्रिंट कर दिया या कढ़ाई कर दी, तो उस पर एक अलग सी फिनिशिंग हम दे रहे हैं ना, तो वो क्या होती है, उसकी परिसज्जा होती है, सजावट ही उसकी, सजावट को ही हम क्या कहते हैं, परिसज्जा कहते हैं ना। आइए अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। रंगों का चमकदार या धुंधलापन कहलाता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए मूल्य, ऑप्शन नंबर बी तीव्रता, ऑप्शन नंबर सी है ह्यू, ऑप्शन नंबर डी क्रोमा। तो जो ये रंगों की चमक होती है और धुंधलापन होता है, इसे हम ह्यू के नाम से प्रदर्शित करते हैं। रंगों के नाम को ही हम टेक्सटाइल में ह्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? ह्यू कहते हैं, HUE ह्यू। रंगों के नाम को ही हम ह्यू कहते हैं और रंगों की तीव्रता जिसे हम क्रोमा कहते हैं, उसी के आधार पर, क्रोमा के आधार पर चमक होता है या धुंधलापन या मंदपन जो कहते हैं वो होती है। तीव्रता के आधार, जो रंगों की तीव्रता यानी क्रोमा के आधार पे ही क्या होती है, चमक होती है और धुंधलापन होता है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की चर्चा करें। मांसपेशियों में निम्न एकत्र होने से शारीरिक थकान उत्पन्न होती है, इसके इकट्ठा होने से थकान होती है। ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन व लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी साइट्रिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी है नाइट्रोजन और लैक्टिक अम्ल। एक बात तो हम सभी जानते हैं कि जब हम कोई भी खाद्य पदार्थ जो ग्रहण करते हैं उसे हमें क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है। ठीक, उसी से हमें ऊर्जा मिलती है जो शरीर के कार्य करने में हमें सहायता जिससे मिलती है। जब हम लगातार काम करते हैं तो बॉडी में क्या होता है, ऑक्सीजन का जो लेवल है वो डाउन होता है और जब ऑक्सीजन का लेवल डाउन होगा, हम बोलते हैं ना कि हम कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। कहाँ से निकालेंगे, शरीर बन रहा है तभी ना निकाल रहे हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं, ग्रहण करते हैं ना। तो जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन का लेवल घटता है तो यानी कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल क्या हो जाता है, शरीर में बढ़ जाता है, जिसे हम सांस के द्वारा निकालते हैं। और क्या होता है, जिससे ऑक्सीजन, जब कार्बन डाइऑक्साइड अधिक बन जाती है तो शरीर में लैक्टिक एसिड भी बढ़ जाता है। जो लैक्टिक एसिड होता है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड तो बढ़ता ही है और लैक्टिक एसिड भी बढ़ जाता है, लैक्टिक एसिड भी बढ़ जाता है और इन दोनों की बढ़ी हुई मात्रा के कारण ही हमारे शरीर की मांसपेशियों में क्या होती है, थकान होती है। तो यहाँ पे सही आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि यहाँ पर अभी हमें सिर्फ लैक्टिक एसिड देता तो हम लगा लेते, हमारे शरीर में नाइट्रोजन तो बन नहीं रहा है, ऑक्सीजन हमारे शरीर में पहले ही कम हो जाता है, थकान होने के कारण ही तो हमें ये समस्या उत्पन्न हो रही है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। यानी आपको अगर लैक्टिक एसिड ऑप्शन में नहीं मिल रहा है, थकान पूछ रहा है, लैक्टिक एसिड नहीं मिल रहा है, CO2 मिल रहा है, तो आप इसको सही आंसर कर दीजिएगा। आइए आज का अंतिम प्रश्न है। एंजल्स यानी एंजल ने निम्न का बजट से कोई प्रावधान नहीं रखा है। एंजल ने किसका बजट में कोई प्रावधान नहीं रखा है, ऐसा प्रश्न पूछने का भाव है। ऑप्शन नंबर ए है आय, ऑप्शन नंबर बी है व्यय, ऑप्शन नंबर सी है बचत, ऑप्शन नंबर डी है मूल्यांकन। एंजल महोदय एक जर्मन अर्थशास्त्री थे जिन्होंने बजट के विषय में अपना सिद्धांत दिया, लेकिन इनकी सबसे बड़ी कमी यह रही कि इन्होंने अपने बजट में कहीं भी बचत का जिक्र नहीं किया, बचत का जिक्र नहीं किया जो वर्तमान समय में सबसे बड़ी जरूरत है हर व्यक्ति की, क्योंकि बचत का बजट ही आज के समय की सबसे उपयोगी बजट है और सबसे अच्छा बजट उसी को माना जाता है जो बचत का बजट हो। भाई हम कहीं भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं या ऐसा बजट बना रहे हैं कि हमारी लागत 100 रुपए की है, लेकिन उसे हम ऐसे मैनेज करें कि हमारा 90 ही खर्च हो, 10 बच जाए, तो हमारे लिए वो अच्छा है कि हमारे लिए ये अच्छा है कि हमारा 10-20 और बढ़ के 120 140 हो जाए। तो इसीलिए एंजल्स के जो इन्होंने उसमें बचत की बात नहीं की, इसी कारण इनका ये विरोध भी किया जाता है। इसमें पूछ रहा है कि प्रावधान नहीं रखा गया, तो बचत का प्रावधान एंजल महोदय ने नहीं रखा। तो ये था आज का अंतिम प्रश्न और कल हम फिर मिलेंगे आपको 25 नए प्रश्नों के साथ में। प्रयास रहेगा कि और प्रश्नों को शामिल किया जाए, क्योंकि व्याख्या भी देनी होती है तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है और देना भी जरूरी है, इसी बहाने आपका भी रिवीजन अच्छे से होता रहता है। और कल का एक प्रश्न था जो हमने आपसे पूछा था, हमने कोटेशन दी थी आपको और आपसे पूछा था कि ये कोटेशन किसकी है। आप में से किसी का कमेंट तो नहीं आया है, लेकिन बताना हमारा फिर भी काम है तो हम तो बताएंगे ही।
वो कार्य सरलीकरण पे था कि कार्य सरलीकरण में था प्रश्न आप लोगों का। 1 मिनट हम बता देते हैं कि कौन सा था। 22 नंबर प्रश्न था कि घर में प्रबंधन कहलाता है। उसका सही उत्तर था ऑप्शन नंबर डी, पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए साधनों का उपयोग। हमने बताया था कि जो है गृह प्रबंधन एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें आयोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन के द्वारा पारिवारिक साधनों का उपयोग करके पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति की जाती है। यह कोटेशन किसकी है या कथन किसका है? तो किसी के कमेंट तो नहीं आए, हम बता दे रहे हैं कि ये जो कथन है वो ग्रास एवं क्रेंडल महोदय का है। ग्रास एवं क्रेंडल महोदय का है। बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछी भी गई है, कई बार कोटेशन देके ही पूछ लिया है, तो इससे आप लोग लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। और एक प्रश्न और आपको दिया गया था कि हाई बीपी का जो आहार तालिका थी उसे किसने दिया? तो उसे कैम्फनर महोदय जो थे, वैज्ञानिक थे कैम्फनर, उसे कैम्फनर आहार के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने हाइपरटेंशन के रोगियों के लिए वह आहार तालिका बनाई थी। ये दूसरा प्रश्न था आपका। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, फिर मिलते हैं कल कुछ और नए प्रश्नों के साथ। तब तक अपनी तैयारी को अच्छे करते रहिए। मंडे से आप लोगों को एचटेट टीजीटी का पेपर हल कराया जाएगा। ठीक है, चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई को और अच्छे करते रहिए।